हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका सीसैट का पेपर 2025 का हुआ, उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन था उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस और एक तरीके से आपको एक आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप मैच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। आई होप आप लोगों का सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आज ही से आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाएं। तो सीसैट का पेपर कुल मिला के जो एक ओवरव्यू है कि आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है, बट मैं नहीं मानता कि हाँ ठीक है डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि सीसैट का पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। सो आपको 80 में से केवल 27 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर एक चीज बहुत जरूरी थी इस पेपर में कि आप सेलेक्ट किस क्वेश्चन को कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिकी थे, डिफिकल्ट नहीं थे, ट्रिकी थे। अगर आपकी प्रैक्टिस, आपकी हैबिट वैसे क्वेश्चंस करने की नहीं है, और अगर हैबिट आपकी प्रैक्टिस वैसे क्वेश्चंस करने की नहीं है, तो बेहतर यह था कि उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देते और आगे क्वेश्चंस पे मूव करते। जैसे सेट ए की अगर मैं बात करूं तो सेट ए में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी थे। लास्ट में जब आप पहुंच रहे हैं तो क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। अब किसी ने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे बहुत समय दे दिया तो लास्ट में उसके पास समय की कमी पड़ने लगी। सो हम जा रहे हैं एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने। जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो आपका सेट बी से है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर्स दिख रहे हैं ये आपके जो पेपर था उसमें सेट बी का जो है क्वेश्चन नंबर है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन या किसी के पास में मैच करना चाह रहा है तो ये क्वेश्चन नंबर सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपका सेट कोई और रहा हो तो आप उसको उस क्वेश्चन के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। हम लोग हर सेट वाइज जो है वो आंसर की भी पब्लिश करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा था वो आपका सीरीज का क्वेश्चन था। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछ रखा है और हमने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कम से कम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आप अगर अपनी क्लास की सीट निकालोगे उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा। अब अगर आप यहां देखो, उसने कहा कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास एक सीरीज दे रखी है 24x 12 18 36 90। मैंने आपको बार बार ये चीज रिपीट की थी कि जब कभी भी मिडिल में मिसिंग टर्म है देन आप ये देखो कि आखिरी में या लास्ट में या पहले कहां पर ज्यादा टर्म है। आप वहां से पैटर्न निकालने की कोशिश करो। तो यहां पर मुझे ज्यादा टर्म मिल रहे हैं, अगर मैं यहां से पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां से जो वैल्यू मिल रही है कि भाई अगर मैं गैप देख रहा हूं तो ये +6 है, ये +18 है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही है। मैंने आपको दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन भी एक मेथड होता है। अगर यहां जाता हूं तो ये 12 इंटू 1.5 भाई 12 का जो 1.5 गुना है वो 18, 12 इंटू 1.5 दैट इज 18, 18 इंटू 2 दैट इज 36, एंड देन सिमिलरली 36 इंटू 2.5 दैट इज 90। अब अगर आप देखो कि यहां पर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। This value is multiplied by 1.5, then multiplied by 2, then multiplied by 2.5. So in each step, when we move forward, then the factor or the multiplication value is increased by 0.5. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आधा आपका इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में यहां पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, अगर आधा इंक्रीज करेंगे तो 1.5 होगा, और यहां पर ये 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आधा इंक्रीज करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर 24 में 0.5 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो हमारी वैल्यू है वो आपकी आएगी 12/24 का आधा। ठीक है, हाफ ऑफ 24 इज 12। आप वेरीफाई भी कर लो कि भाई 12 इंटू 1 द नेक्स्ट स्टेप इज 12 itself. So 24, 12, 12, 18, 36, 19. So the right answer will be 12. अब यहां पर जिनको नहीं आता था उन्होंने सबसे पहले 12 एलिमिनेट किया कि भाई सेम वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं करेगी, जबकि हमने ये डिस्कस किया है। अगर आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन लिया था 12, 6, 6 ऐसा करके, एक क्वेश्चन लिया था 4, 2, 2 ऐसा करके, जो आपकी सीट में भी है क्लासेस में।
आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप डायरेक्शन से भी रिलेट कर सकते हो और मैथ्स में इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपका ना तो डिस्टेंस निकालने की बात उसने की है, ना टाइम निकालने की बात की है, ना स्पीड निकालने की बात की है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास उसने कहा है कि P और Q एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। उन्होंने 5 बजे एक ही बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। P 5 चक्कर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है और Q जो है वो 3 चक्कर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। फिर पूछा गया है कि 5:20 और 7 बजे के बीच दोनों एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट P and Q starts walking around a circular track. They both started at 5 a.m. P walks at an average speed of 5 rounds per hour. So P जो है वो in 1 hour it covers 5 round of that track. भाई 5 चक्कर लगाता है। Q जो है वो in the same time means 1 hour 3 चक्कर लगाता है, 3 राउंड लगाता है। The most important thing that they both are traveling in opposite direction. दोनों जो हैं वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया, अगर P इधर जा रहा है तो Q इधर जा रहा है। अब जब कभी भी वो मिलेंगे जब दोनों मिलाकर एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब यहां पर 1 घंटे में 5 चक्कर P जो है वो चल रहा है और 3 चक्कर Q चल रहा है। एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं सो 1 घंटे में या जो भी टाइम पीरियड यहां दिया गया होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उतनी बार जितनी बार वो दोनों मिलाकर चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 1 hour P and Q will cross each other 8 times. ध्यान रहे अपोजिट डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन होती तो सिचुएशन बदल जाती। सो 8 बार लगा रहे हैं 1 घंटे में। अब आपसे कहा गया है कि भाई 5, 20 और 7 बजे के समय में कितनी बार वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगर हम यहां पर देखते हैं कि भाई 5:20 से और 7 बजे के बीच टोटल जो टाइम होगा वो 1 घंटे 40 मिनट, या मैं इसको लिख सकता हूं 100 मिनट। तो आपसे पूछा गया है कि 60 मिनट 100 मिनट में वो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे। यहां हम ये कह सकते हैं यार 8 चक्कर जो है या 8 बार वो मिलते हैं 60 मिनट में। अब अगर 60 मिनट में वो 8 बार मिलते हैं, मैं कहूं भाई 1 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, सो आप कहोगे 8/60, यही हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है तो 100 मिनट। 100 मिनट में कितनी बार, सो 8/60 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 8 कटा 4, 2 से 6 कटा 3, 10 गुणे 40/3 बार। अब 40/3 को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13.333 आपका आएगा, 13.33 आएगा। तो जो नियरेस्ट आंसर हमें दे रखा है वो यहां पर 13 दे रखा है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका 13 हो जाएगा। ओके, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब फिर से आप देखो ऐसे क्वेश्चंस हमने टेस्ट में भी कराए हैं, हमने क्लास में भी आपको एक अलग से सीट भी दी थी प्रैक्टिस की, क्लास में कराया भी था। कुछ लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी थी, तो कॉन्टिन्यूस मैंने 3-4 टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट हमने 22-23 कराए थे उनमें सेक्शनल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन 3-4 टेस्ट में मैंने कॉन्टिन्यूस दिए थे। अब आपसे उसने इसमें कहा है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपका ये क्वेश्चन है कि P जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को,
एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को। इसका मतलब P की जगह हम प्लस यूज करेंगे, Q की जगह माइनस, R की जगह मल्टीप्लीकेशन और S की जगह डिवाइड। फर्दर आपसे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 60, देन ये गैप है, देन 15 फिर गैप है, देन 3 फिर गैप है, 20 फिर गैप है, फिर 4 इज इक्वल टू 20। अब उसने कहा है कि भाई कौन से सिंबल्स यहां पर हम फिल करें कि आपका जो दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड है, वो तो ऑलरेडी 20 है, बट लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 20 आ जाए। यहां पर ध्यान रहे हमने बात की थी कि यार अगर हम डिवीजन वाले सिंबल को पहले ले लें, स्टार्ट करना है, एक तो तरीका यह है कि चारों ऑप्शंस आप यूज कर लो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, बट वो कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है। लेट अस सपोज आपके पास टाइम कम है, तो डिवीजन वाले सिंबल को हम ले लें, और डिवीजन वाले सिंबल को हम वहां लें जहां पर डिवीजन पॉसिबल ना हो। जैसे 60/15 अगर डिवीजन में पहली वैल्यू में ले रहा हूं तो यहां पर तो डिवीजन पॉसिबल है, 15/3 डिवीजन यहां भी पॉसिबल है, बट 3/20 अगर मैं डिवीजन यहां ले रहा हूं तो ये दशमलव में कुछ वैल्यू आने लगेगी, तो यानी कि तीसरी वैल्यू मेरी डिवीजन नहीं हो सकती। तीसरी वैल्यू यहां पर एक तरीके से डिवीजन एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं यार तीसरी वैल्यू डिवीजन नहीं होगी, तो तीसरी वैल्यू ऑप्शन में एस नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब बाकी बचे हुए जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं पहले ही ऑप्शन की करूं 60, यहां पर अगर मैं डिवाइड करता हूं डिवाइडेड बाय एस, पी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, देन आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनटू को। अब देखो इनटू यहां करते ही भाई ये इधर माइनस होगा, ये 20×60 हो गया, इधर जो कुछ भी करूंगा ये प्लस होगा, तो यहां पर वैल्यू 60 से ज्यादा आ रही है जबकि ये 20 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। बी की अगर बात करूं तो ऑप्शन बी में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है क्यू का मतलब माइनस है, देन आर का मतलब है मल्टीप्लाई, देन पी का मतलब है आपका प्लस, और एस का मतलब है डिवाइड। यहां ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड मास फॉलो करना है, मींस बोर्ड मास का मतलब डिवाइड पहले, ब्रैकेट और ऑफ यहां है नहीं, डिवाइड पहले फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब डिवाइड यहां पर आपका है 20/4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बीच में प्लस है तो मैं इसको भी एक साथ कर लूं, तो यहां ये हो गया 60 माइनस 15×45, ये प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 हो गया बराबर 20। अब आप देखो 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 ये 15 हो गया, प्लस 5 बराबर 20। सो राइट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी 20 था, अगर हम सेकेंड यानी कि क्यू आर पी एस यहां पर रखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है बायां तरफ है वो भी आपका 20 हो गया, तो इसका मतलब है कि जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। नाउ मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे आए हुए हैं, ये आसान क्वेश्चन था, बट ये है कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं था, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए पी क्यू आर कोई 3 अंकों वाली संख्या है, तो कह रहा है कि भाई पी क्यू आर जो है वो 3 अंकों की एक संख्या है, पीपीटी कोई 3 अंकों वाली संख्या है, तो एक जो है पी क्यू आर 3 अंकों की संख्या है, एक पीपीटी 3 अंकों की संख्या है, और पीएस जो है वो 2 अंकों वाली संख्या है। फिर उसने कहा है जहां पी क्यू आर एस टी भिन्न शून्येतर अंक हैं, मतलब शून्य को छोड़ के, जीरो को छोड़ के पी क्यू आर एस टी जो है वो अलग अलग अंक हैं। इसका मतलब पी क्यू आर एस टी की वैल्यू 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट किसी भी 2 मान की वैल्यू जो होगी वो समान नहीं होगी। फर्दर उसने कहा है कि पी क्यू आर माइनस पी एस इज इक्वल टू पीपीटी। सो पी क्यू आर में से अगर मैं पीएस घटा दूं तो ये कह रहा है कि भाई जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो पीपीटी मिलता है। फर्दर उसने कहा है Q इज इक्वल टू 3,
सो Q इज इक्वल टू 3। एक चीज उसने और कही है कि T इज लेस देन 6। ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई Q ऑलरेडी 3 है, तो PRST की वैल्यू 1 2 4 5 6 7 8 में से ही कुछ होगी। अब अगर Q ऑलरेडी अगर 3 है तो इसको मैं सिंपल सा ये लिख सकता हूं P3R माइनस PS, ये आपका PPT मिल रहा है। अब एक बड़ी बेसिक सी चीज यहां पर अगर आप देखिए यार, 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या हम घटा रहे हैं। इधर जो है P दे रखा है जो आपका सैकड़े का अंक है, 100 डिजिट है, इधर भी P ही मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई बदलाव नहीं है। यहां बदलाव क्या हो सकता था कि यहां से हम हासिल लें, यहां कैरी लें। अब अगर यहां से हम उधार लेते हैं तो उधार अगर लेंगे, कैरी लेंगे, तो ये P नीचे नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यहां से कैरी नहीं लिया जा रहा है। अब 3 में से P अगर घटा रहे हैं तो इसका मतलब 3 में से P घट रहा है, तो या तो 3 से भाई अगर डायरेक्ट घट रहा है तो छोटी ही वैल्यू होगी, या तो 1 होगी और या फिर 2 होगी। अब आप रखो अगर मैं यहां P की जगह 1 ले रहा हूं तो यहां 2 बचेगा, जबकि यहां भी P है और यहां भी P है, तो यहां अगर 1 है तो यहां भी 1 बचना चाहिए। तो इसका मतलब P की जगह यहां 3 यहां 1 नहीं ले सकता हूं। अगर मैं यहां 2 ले लेता हूं तो 3 में से 2 घटाऊंगा तो यहां 1 बचेगा। तो इसका मतलब 1 और 2 में से ही होगा, बट ना तो अभी अगर Q यहां 3 ऑलरेडी है तो यहां ना तो 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है। तो इस वैल्यू को हम चेंज करें, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं कि यहां से हम 1 कैरी ले लें इधर इस तरफ, ठीक है। अगर इसको कैरी ले लेंगे तो ये 3 जो है वो घट के 2 हो जाएगा। अब अगर P की वैल्यू में 1 ले लेता हूं तो यहां भी 1 बच जाएगा भाई, 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बच गया। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गई कि P जो है वो आपका 1 के बराबर होगा। तो Q 3 मिल गया, P 1 मिल गया। अब R में से S घटा रहे हैं तो T मिल रहा है, और R में से S तब घट रहा है जब 1 हम इधर से उधार ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि R जो है वो S से छोटा है। R अगर S से छोटा है तभी तो, अगर R S से बड़ा होगा तो डायरेक्ट घट जाएगा, मुझे इधर से उधार लाने की जरूरत नहीं है। बट अगर छोटा होगा तो ये उधार लाना पड़ेगा। तो अगर यहां से उधार नहीं लाएंगे तो इधर मामला नहीं बन रहा है। तो R S से छोटा है। अब मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी आ गई कि यार Q जो है वो 3 है, P 1 है, R S से छोटा है, T जो है वो 6 से छोटा है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। मुझसे पूछ रहा है R और S के संभव मानों की संख्या। अब यहां पर आप देखो कि P 1 आ गया, Q 3 आ गया। अब अगर R मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान रहे इस चीज को, अगर मैं R 2 लूंगा तो एक कैरी इधर से आएगा, एक उधार आएगा, बेसिकली ये 12 हो जाएगा। और S जो है अगर मैं 8 ले लूं या 9 ले लेता हूं, लेट अस सपोज, बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, S 9 ले लूंगा तो 12 माइनस 9 T की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है कि Q ऑलरेडी 3 है, सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो इसलिए R2 तो ठीक है, S9 नहीं ले सकते हैं। अब अगर S9 नहीं ले सकते हैं तो S को अगर मैं 8 ले लूं तो ये 12 हो गया, क्योंकि एक उधार लाएंगे, 8 घटाएंगे तो T की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा, तो Q 3 था, P 1 था, R 2 हो सकता है, S 8 हो सकता है, T 4 हो सकता है, ये कंडीशन फिल हो रही है। दूसरी चीज ये है कि R 2 रखते हैं, S को अगर 7 रखते हैं तो भाई R 2 है, एक उधार लाएंगे, 12 हो गया, 12 से 7 घटाएंगे तो T जो है वो 5 है। अच्छा, T 6 से कम होना चाहिए तो 5 है। अब अगर तीसरी वैल्यू लेट अस सपोज R 2 रखते हैं और S को 6 रखते हैं। अब यहां ध्यान रखना है, एक उधार लाएंगे, ये 12 हो गया, 12 में से 6 घटाएंगे, ये 6 हो गया। T की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, तो T की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है। तो अगर R 2 रखते हैं और S 6 5 4 3 कुछ भी लेते हैं यहां पर,
तो इधर टी की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी मिलेगी। इसका मतलब अब जो है आर अगर 2 ले रहे हैं तो एस जो है वो 6 या 6 से कम नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब अब हमें आर चेंज करना पड़ेगा। आर 3 ले नहीं सकते हैं क्योंकि क्यू ऑलरेडी 3 है। आर बराबर अगर 4 ले रहे हैं तो अब एस बराबर, भाई उधार लाना है, एस बराबर 9 ले लिया तो एक उधार ले तो एस 9 हो गया, 14 हो गया, तो 14 में से 9 गया तो टी बराबर 5 हो गया। अब फिर से अगर आप देखो आर अगर मैं फिर से 4 ले लूं, एस 8 लूंगा तो टी 6 मिलेगा, जबकि टी 6 से छोटा होना है। तो यहां पर ये कंडीशन यानी कि अब जो है आर 4 के साथ भी बात नहीं बनेगी। अब आर अगर मैं 5 ले रहा हूं या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहा हूं तो एस की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 9 है। अब यहां पर ये 15 हो गया, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 या 6 से बड़ी वैल्यू टी की मिलेगी, इसलिए आर की वैल्यू 5 से ऊपर नहीं ली जा सकती। तो ये 3 कंडीशन हमें मिलती है जहां पर आर और एस की वैल्यू जो है वो आपके निकल के आती है। सो आर जो है अगर 2 है तो एस 8 मिला एक, आर अगर 2 है तो एस 7 मिला, आर अगर 4 है तो एस आपका 9 मिला। तो आर और एस के जो संभव मानों की संख्या हो गई वो टोटल 3 हो गई। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी और लेंदी क्वेश्चंस था। अगर आपकी हैबिट और प्रैक्टिस नहीं है तो बेसिकली एग्जाम के दौरान इस क्वेश्चन को आपको सिंपली एक बार जस्ट सरसरी निगाह से देख के आगे बढ़ जाना था। चलो आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब भाई अब इससे आसान क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ है इसका मतलब आपने सीसैट के ना तो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा ना कुछ भी नहीं किया, एक तरीके से मैं ये मान के चल रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस का एक बेसिक सा तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई जो सबसे बेसिक तरीका है वो आप ये काउंट कर लो कि इस जो अरेंजमेंट है, ये जो आपकी सीरीज दे रखी है, इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं। जब आप टोटल काउंट करते हो तो उसमें नोन और अननोन दोनों को इंक्लूड करना है। तो अगर मैं यहां टोटल काउंट करता हूं तो ए बी 2, ये भी जो अननोन है 3, 2 5, ये अननोन 6, ए 7, ये अननोन 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 टोटल लेटर्स बन रहे हैं। मैंने कहा जब आपके पास टोटल लेटर बन जाते हैं तो आप ग्रुप करो कि कितने लेटर्स के कितने कितने ग्रुप आप कर सकते हो। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप 3-3 लेटर के 6 ग्रुप बना सकते हो और या फिर 6-6 लेटर के 3 ग्रुप बना सकते हो। अब आप देखो क्वेश्चंस में किसी ने दोनों में से कुछ भी बनाया होगा उसका आंसर आएगा। और मैंने साथ में यह भी कहा था कि अगर आपको दिक्कत है, एक इसमें यह भी होता है कि जितने लेटर्स दिए हुए हैं शायद आप प्रेफरेंस वहां से दो। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि यार मैं 3-3 का लेटर का ग्रुप बना रहा हूं, 3-3 का ग्रुप बना रहा हूं, तो ये 3 हो गया, 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 ये 3 हो गया। अब अगर आप अल्टरनेट वाली वैल्यू देखो, सो अल्टरनेट पे यहां पे आपको ये तीनों मिला हुआ है, ये ट्रिपल सी। अगर मैं यहां पर इसको करूं तो ये भी आपका ट्रिपल सी, ये भी भरूं तो ट्रिपल सी। तो मैं कहूंगा यार अल्टरनेट पे मुझे ट्रिपल सी मिल गया। या इवन नंबर पे जो ग्रुप 3 का बन रहा है उस पे ट्रिपल सी मिल रहा है। ऑड नंबर वाले पे बात करूं तो आप देखो ए बी थर्ड नहीं मिल रहा है, यहां से थर्ड बी है, यहां से थर्ड बी है, सो ए डबल बी। बी यहां भी फिल कर दूं क्योंकि सेकंड यहां भी बी है, सेकंड यहां भी है, तो ए डबल बी, ए डबल बी। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं यार 3-3 के जो ये ग्रुप बन रहे हैं ये ए डबल बी और फिर ट्रिपल सी का बन रहा है, ठीक। किसी ने अगर 6-6 का ग्रुप भी बनाया क्योंकि 18 लेटर थे तो 6-6 के 3 ग्रुप। अगर आप 6-6 के 3 ग्रुप का बनाओगे तो पहला 6 ये, दूसरा 6 ये और तीसरा 6 ये। अब अगर पहले 6 में आप देखो तो इसमें तीसरा लेटर मिसिंग है। अच्छा तीसरा लेटर यहां से भी बी मिल रहा है, यहां से भी बी मिल रहा है, तो मैं यहां बी फिल कर दे रहा हूं। और छठा लेटर मिसिंग है, छठा यहां से भी सी मिल रहा है, यहां से भी सी मिल रहा है, तो मैं सी यहां फिल कर दूं।
फिर यहां दूसरे ग्रुप में दूसरा लेटर मिसिंग है, तो दूसरा लेटर पहले ग्रुप से भी बी मिल रहा है और आखिरी ग्रुप से भी बी मिल रहा है। तो एक तरीके से मुझे हिंट भी मिल गया यार, जब मैं 6-6 का बना रहा हूं तो मेरा ग्रुप बन रहा है A, BB और CCC का। तो बेसिकली जब 3-3 अल्टरनेट बना रहे हो, दोनों ग्रुप को एक साथ कर दोगे तो A, BB, CCC भी मिलेगा। यहां भी फिल हो जाएगा, तो ये A और ये आपका C। तो जो आंसर है वो आपका BCBAC। तो ध्यान रहे, अगर किसी ने 3-3 का ग्रुप बनाया तब भी आंसर निकलेगा, 6-6 का बनाया तब भी आंसर निकलेगा। आप किसको प्रेफर करते हो ये आपके ऊपर है एग्जाम में, बट क्वेश्चन ये बहुत आसान था। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी था, ठीक है। जिसने क्यूब और क्यूबॉइड सही से नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां हो सकती थी। आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल इट्स सरफेसेस, द क्यूब इज देन कट इनटू 60 स्मॉलर बट इक्वल पीसेस। आपसे कहा गया कि भाई एक ठोस घन है जिसकी सभी सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया, फिर इसको 60 बराबर टुकड़ों में काटा गया। अब यहां आपको जो ध्यान रखना है, ज्यादातर जो क्वेश्चन हम करते हैं उसमें यह लिखता है कि 60 या 64 बराबर घनों में काटा गया। उसने ये नहीं कहा है कि 60 जो टुकड़े कट रहे हैं ये घन है, ये क्या है। 60 बराबर हैं तो वो कुछ भी हो सकते हैं, वो घन हो सकते हैं, वो घनाभ हो सकते हैं। इस प्रकार काटा गया कि कम से कम बार काटा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब मैंने आपको क्यूब क्यूबॉइड कराया था तो मैंने आपसे कहा था जब घन काटे जाते हैं तो संख्या जो होती है जनरली हमेशा जो है वो क्यूब होती है, बराबर घन अगर कटे हैं तो अगर 4 सेंटीमीटर का कोई घन है बड़ा, उसको काटा गया तो जो अगर बराबर घन कटे हैं तो संख्या भी आपका एक क्यूब होगी। वो 4 का क्यूब 64 हो सकता है, वो 2 का क्यूब 8 हो सकता है, डिपेंड करता है कि साइज क्या है। बट यहां 60 है। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बेसिक तरीका ये था कि आप ये मान लो कि 60 के फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। तो 60 के, क्योंकि कम से कम कहा गया है इसलिए अभाज्य ले रहे हैं, तो 60 के प्राइम फैक्टर 3, 4, 5 हो गए। अब ध्यान रहे जो बड़ा वाला घन है उसको काटा जा रहा है, तो 3, 4, 5। अब आपके घन जो है वो 3D सरफेस है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो बेसिकली घन है तो 6 आपके बराबर हैं। हम करेंगे क्या, एक को 3 बार काटेंगे, 3 हिस्सों में काटेंगे, एक को 4 हिस्सों में काटेंगे, एक को 5 हिस्सों में काटेंगे। अच्छा, पहला स्टेटमेंट है इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया, कम से कम 9 बार काटा गया। हमने ये बात की गई थी कि जब कभी भी आपको किसी भी पेपर को या किसी भी चीज को 3 टुकड़ों में काटना है तो आपको 3 बार काटने की जरूरत नहीं है, आपको 2 ही बार काटना है। मेरे सामने ये पेन है, अगर मैं आपसे कहूं इसको 3 बार 3 टुकड़ों में काटना है तो आप कहोगे यार मुझे 2 कट की जरूरत है, एक कट यहां लगा और एक कट इधर लगा, ये 3 टुकड़े हो गए। अगर 4 टुकड़े चाहिए तो मुझे 3 कट की जरूरत है। तो हमने बात की थी क्लास में कि जितने भी टुकड़े आपको चाहिए, जो कट की संख्या है वो टुकड़ों से एक कम होगी। तो यहां पर हम 3 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, तो जो कट की संख्या है 2 कट की जरूरत है, यहां पर 3 कट की जरूरत है, यहां पर 4 कट की जरूरत है। जिसको नई बात समझ में आई तो हम एक फिगर लेते हैं, लेट अस सपोज ये क्यूब है। अब इसको मुझे अगर 60 बराबर टुकड़ों में चाहिए, 60 बराबर टुकड़ों में काटना है, 60 बराबर पीसेस में, तो ये वाला हिस्सा है। अब ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा, इसको मैं 3 टुकड़ों में काट दूं, तो 3 टुकड़ों में काटूंगा अगर, तो एक कट ये लगा और एक कट ये लगा, तो 2 कट में ही ये 3 टुकड़े हो गए। अब बात ये है भाई 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा। इधर वाला हिस्सा, अब ये आप मान लो कि जिस कमरे में आप बैठे हो वो घन है, ये आपके सामने वाली दीवार है, तो सामने वाली दीवार को 3 टुकड़ों में काट रहे हैं तो 2 कट की जरूरत है। आपके बगल वाली दीवार है, उसको 4 टुकड़ों में काट रहे हैं, अगर उसको 4 टुकड़ों में काट रहे हैं तो हमें यहां पर 3 कट की जरूरत है, एक कट
2 कट और 3 कट। अब जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपकी छत है या फर्श है उसको 5 टुकड़ों में काट रहे हैं, अगर 5 टुकड़ों में उसको काट रहे हैं तो यहां पर 4 कट लगेंगे, ये बराबर कट रहे हैं, 4 कट लगेंगे। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि यार जो ये हिस्से हैं आपके फर्दर, भाई इसको बराबर काटना है तो आपका 4 जो है वो ऐसा लगेगा, एक सेकेंड, ठीक है, 2 3। अच्छा ये आपका यहां से भी, ये इधर भी तो पूरा सर्कल पूरा क्यूब कटना है तो इधर भी तो कटेगा। अब यहां अगर आप देखो कि यार उसने पहला तो ये कहा है कि भाई टोटल 9 कट लगेंगे, तो हमने कहा यार 9 कट लगेंगे, 3 पार्ट में काटना है, 2 कट यहां, 4 पार्ट इसके कटेंगे तो 3 कट यहां और 5 पार्ट यहां कटेंगे, 4 कट यहां। सो 2 + 3 + 4 तो 2 3 5 4 9 बार काटा जाएगा, ये सही है। फिर आपसे कहा उन छोटे टुकड़ों की संख्या जिनकी कोई भी फलक रंगी नहीं होगी। हमने डिस्कस किया था ऐसे आपके इनर क्यूब कहलाते हैं, आंतरिक घन कहलाते हैं अगर घन है तो, बट यहां घन नहीं है तो हम एक तरीके से कह देंगे ये आपका आंतरिक टुकड़ा है, इनर पीस है। अब यहां आप देखो कि अगर मैं इसको इस तरीके से यहां से काट रहा हूं तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो कलर्ड हो जाएगा, यहां से ये है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कलर्ड हो जाएगा, ये आपका कलर्ड हो जाएगा कहीं से भी, इस तरफ ये भी आपका कलर्ड हो जाएगा, ये भी आपका कलर्ड हो जाएगा। अब ध्यान रहे आपको कि ये दो जो हैं ये भी कलर्ड हैं, लेकिन जब इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर वाला पीस जब काटेंगे तो वो कलर्ड नहीं होगा। इस वाले को हम काट रहे हैं 5 हिस्से में, तो 1 2 3 और ये 4 5 हिस्से। यहां से जब ये 5 हिस्सों में आपका ये फर्दर कटेगा तो ये 5 हिस्सों में पूरा घन, तो ये वाला कलर्ड नहीं होगा, पीछे वाला कलर्ड नहीं होगा, यहां पे और यहां पे और यहां पे, ये 3 हिस्सों में हमें अनकलर्ड घन मिलेंगे जो इसके नीचे जाएंगे। तो 3 हिस्से में 3 इसके नीचे मिलेंगे और 3 इसके नीचे, इसका मतलब टोटल 6 पीस होंगे, 6 टुकड़े होंगे जो कि कलर्ड नहीं होंगे। तो जो दूसरा कथन है कि उन छोटे टुकड़ों की संख्या जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है, वो भी आपका सही है कि संख्या 6 है। तो इसका मतलब कि दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इस बार मैं कह रहा हूं आसान क्वेश्चंस भी हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। आपको चूज करना था पहले कि आप आसान क्वेश्चंस को कर लो, अगर समय अलाउ करता है या आप कंफर्ट फील करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आसानी से हो जाता, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था आपका, आप समझ लीजिए कि सीरीज से रिलेट कर लीजिए या कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट कर लीजिए, थोड़ा सा मैथ्स का यूज पड़ रहा है। तो 7 स्टार 24 वो कह रहा है 25 के बराबर है, 12 स्टार 16 ये आपका 20 के बराबर है। बार बार हर क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि कम से कम 20 तक का अगर आपको स्क्वायर आता है और 20 तक का क्यूब आता है तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मदद करेगा। कम से कम, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना तक आ जाएगा तो काम चल जाएगा, जितना ज्यादा आएगा बेनिफिट आपको उतना ज्यादा है। अगर आपको स्क्वायर आता है तो आपको पता है कि भाई ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर आपका 576, ये बराबर है 25 के स्क्वायर के 625। ऐसे ही दूसरी वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर आपका 256, ये बराबर है 20 के स्क्वायर के यानी कि 400 के। तो सिमिलरली जो तीसरी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि भाई 16 स्टार 63 ये किसके बराबर होगा। अब देखो कैलकुलेट नहीं करना था 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर, आपने मैथ्स में यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो है वो पार्ट पढ़ रखा है। 16 का स्क्वायर अगर मैं जो कुछ भी करूंगा
मुझे जो इकाई का अंक मिलेगा वो 6 मिलेगा 16 के स्क्वायर में, तो मैं केवल इकाई का अंक लिख रहा हूं। 63 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो जो इकाई का अंक मुझे मिलेगा वो 9 मिलेगा। आगे कुछ भी मिलता है उससे यहां पर एक तरीके से जो ऑप्शन है उसमें जरूरत नहीं है। अगर 6 9 इकाई का अंक जुड़ेगा तो यहां पर 5 मिलेगा। अब ये जो कुछ भी है 16 का स्क्वायर की वैल्यू या 63 का स्क्वायर, अगर इकाई का अंक 5 है तो ये अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो उस संख्या का इकाई का अंक निश्चित रूप से 5 ही होगा। तो यहां पर अगर आप देखो ऑप्शंस में हमारे लिए आसान कर दिया, एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई का अंक जो है वो 5 है और वो ऑप्शन आपका 65 है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर, आई थिंक पूछा था ये डाटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चन में, फिर से पूछ लिया। इसको हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटी में। मैंने आपसे बताया था कि आपके 5 सिंबल जो है वो इनइक्वालिटी में काउंट होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का जो आपका कॉम्बिनेशन है, लेस देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है। जब कभी भी दो वैल्यू या दो टर्म्स के बीच में रिलेशन बताना है तो आपके जो उन दोनों के बीच में जो सिंबल्स हों या तो ये 3 हो और या सिंबल्स जो हैं ये 3 हो। अगर कॉम्बिनेशन ये आ गया मींस एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो हम रिलेशन नहीं बता सकते। एक आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी में बता सकते हैं। अब यहां पर अगर बात की जाए, आपके पास दे रखा है कि A इज लेस देन इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन C, C इज लेस देन D, D इज ग्रेटर देन E, E इज ग्रेटर देन F, F इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, G इज इक्वल टू H। तो B सदा E से बड़ा होगा, B इज ऑलवेज ग्रेटर देन E। तो बेसिकली मुझे जो रिलेशन बताना है वो B और E का। अब बाकियों से मतलब नहीं है, आप B और E के बीच के सिंबल्स देखो, तो B और E के सिंबल्स अगर सिमिलर हैं या तो सारे के सारे ग्रेटर देन हो, इक्वल टू भी उसमें इंक्लूड होगा, मींस या तो ये 3 हो या तो ये 3 हो, तो हम रिलेशन बता सकते हैं। अब वो ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है वो अलग चीज है। यहां पर है कि यहां तो ये ग्रेटर देन है, यहां आते ही ये लेस देन हो गया। तो जैसे ही किन्हीं भी दो के बीच में ये दोनों सिंबल्स आ जाएं, ग्रेटर देन भी आ जाए लेस देन भी आ जाए, इसका मतलब हम निश्चित नहीं बता सकते हैं कि उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां पर ये कह रहा है कि सदा B जो होगा वो E से बड़ा होगा, तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में, तो पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि P इज ग्रेटर देन Q, Q इज इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, S इज इक्वल टू T, T इज लेस देन U, U इज इक्वल टू V एंड V इज ग्रेटर देन W। तो S सदा V से कम है। फिर से उसने कहा कि S जो है S इज ऑलवेज लेस देन V। अब हमें रिलेशन चाहिए S और V के बीच में। ध्यान रहे बाकी आगे जो दे रखा है, जो कुछ भी पीछे दे रखा है, उसका कोई लेना देना इस क्वेश्चन में नहीं है, इस स्टेटमेंट में। अब सवाल ये उठता है फिर दे क्यों रखा है, वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आपको S और V में रिलेशन चाहिए तो ये देखना है S और V के बीच के रिलेशंस क्या है। तो S इक्वल टू T, T इज लेस देन इक्वल टू V, U इज इक्वल टू V। अच्छा इसमें जो है इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, फिर इक्वल टू आ गया, तो रिलेशन बता सकते हैं बट निश्चित नहीं बता सकते हैं, निश्चित नहीं बता सकते हैं। तो सदा S जो है वो सदा V से कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है भाई। यहां पर T और U जो है, ऐसा भी तो हो सकता है T इज इक्वल टू U। अब अगर T इज इक्वल टू U हो गया और U इज इक्वल टू V ऑलरेडी दे रखा है, S इज इक्वल टू T ऑलरेडी दे रखा है, तो एक कंडीशन ऐसी निकलेगी जहां S और V जो है वो आपस में बराबर होंगे। एक कंडीशन ये होगी कि S V से कम होगा। तो दो कंडीशन होगी कि S V के बराबर और S V से कम। तो इसने जो ये यूज किया है कि सदा V से कम होगा, इसलिए ये भी गलत है। S इज ऑलवेज लेस देन V, ये गलत है।
अगर ऑलवेज की जगह कैन भी दे रखा होगा कि एस वी से छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट फिर सही हो जाता। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं, तो ना तो एक और ना तो दो। मूव कर रहे हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगेन मंथ वाला क्वेश्चन जो है एक प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, डेट दे रखी थी, या सीधा सीधा मंथ दे रखा है, आपका एक सीरीज बना के दे रखा है। तो जनवरी से जनवरी, अब जनवरी से जनवरी जाना है तो कोई चेंज नहीं, -0 एक तरीके से या +0। जनवरी से दिसंबर हम कह सकते हैं 1 महीना पीछे जा रहे हैं। दिसंबर से अक्टूबर 2 महीना पीछे जा रहे हैं। भाई दिसंबर से 1 महीना पीछे जाएंगे नवंबर, 2 महीना पीछे जाएंगे अक्टूबर। अगर दिसंबर से 3 महीना पीछे जाएं, सॉरी अक्टूबर से 3 महीना पीछे जाएं, 1 महीना पीछे जाएंगे अक्टूबर से तो सितंबर, 2 महीना पीछे जाएंगे तो अगस्त, और 3 महीना पीछे जाएंगे तो जुलाई। तो अगर यही क्रम चालू है तो एक्स की जगह जुलाई हो सकता है। अगर यही क्रम चालू रहेगा तो जुलाई से -4 करेंगे, क्या मार्च आएगा? तो जुलाई से 1 महीना पीछे जाएंगे तो जून, 2 पीछे जाएंगे तो मई, 3 पीछे जाएंगे तो अप्रैल, 4 पीछे जाएंगे तो मार्च। मार्च ऑलरेडी आ रहा है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। अच्छा, मार्च से 5 महीना पीछे जाएंगे तो क्या अक्टूबर आ रहा है? तो मार्च से 1 महीना पीछे गए तो फरवरी, 2 पीछे गए तो जनवरी, 3 पीछे गए तो दिसंबर, 4 पीछे गए नवंबर, 5 पीछे जाएंगे तो अक्टूबर। 6 जो है, अक्टूबर से 6 अगर पीछे गए, सो अक्टूबर से 6 पीछे जाएंगे अगर, तो 1 पीछे गए अक्टूबर से सितंबर, 2 पीछे गए अगस्त, 3 पीछे गए जुलाई, 4 पीछे गए जून, 5 पीछे गए मई, और 6 पीछे जाएंगे तो अप्रैल। तो जुलाई और अप्रैल ऑलरेडी ऑप्शन मिल चुका है। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो कि अप्रैल से फिर 7 पीछे जाना है, अगला महीना आपका सितंबर दे रखा है, तो अप्रैल से 7 पीछे जाना है, 1 पीछे जाएंगे तो मार्च, 2 पीछे जाएंगे तो फरवरी, 3 पीछे जाएंगे जनवरी, 4 पीछे जाएंगे दिसंबर, 5 पीछे जाएंगे नवंबर, 6 पीछे जाएंगे अक्टूबर, 7 पीछे जाएंगे तो सितंबर। तो यहाँ क्रम वही है जैसे हम नंबर सीरीज में करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ नंबर्स ना देख के उसने महीनों के नाम दे दिए, मंथ्स के नेम दे दिए। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये आपका डाटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन था, हिंदी यहां पर है, अगली स्लाइड में आपका इंग्लिश है। आपसे कहा गया है कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन है, 1 और 2। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। जो पहले आपका प्रश्न दे रखा है, एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष बचे थे, टीम पी जो है टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी। तो जब 10 मिनट बचे हुए थे तो पी जो है वो क्यू से 3 गोल से पीछे थी। क्या टीम पी मैच जीत गई? तो 10 मिनट जब शेष थे तो पी जो है वो 3 गोल पीछे थी। हमें यह बताना है पी ने क्या मैच जीता। हाँ भी आंसर हो सकता है, आंसर ना भी हो सकता है, बट आंसर बताने के लिए इन दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला कथन है, टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। अगर ठीक है, अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए, तो 10 मिनट पहले वो 3 मिनट पीछे थी, 4 गोल किए, तो उसको आगे निकल जाना चाहिए। बट यहां एक चीज मिसिंग है कि भाई अंतिम 10 मिनट में क्यू भी तो खेल रही है। क्यू ने क्या किया अंतिम 10 मिनट में? इसने 4 किए, हो सकता है उसने 5 कर दिए हों, या उसने 2 किए हों, या उसने 1 किए हों। तो हमें क्यू के बारे में कोई डेफिनेट वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए अकेला कथन 1 जो है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा, टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। अब टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए, अगेन हमें फिर से नहीं पता कि यहां पर जो है कि टीम पी ने कितने गोल किए। भाई ऐसा हो सकता है तो अकेला स्टेटमेंट 2 भी पर्याप्त नहीं है। अगर दोनों को कंबाइन करें तो यहां यह हो सकता था कि भाई पहले सिनारियो में 3-0 हो, 3 गोल पीछे, इसने 4 गोल किए, टीम क्यू ने 4 गोल किए, तो 4-4 बराबर हो जाएगा, तो किसी ने नहीं जीता। अब यहां ऐसा भी हो सकता था कि यार 4-1 रहा हो, या 4-0 रहा हो, 4-3 हो गया,
4 3 ही रह गया, तो यहां से अगेन डेफिनेट आंसर नहीं आएगा अगर दोनों को मिला रहे हैं तब भी। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों को भी इस्तेमाल करके नहीं दिया जा सकता, तो ऑप्शन डी। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये उसी क्वेश्चन का इंग्लिश है, अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी था, पेशेंस की जरूरत थी। बार बार मैं ऐसे क्वेश्चंस में कहा हूं कि आप डायरेक्शन चार्ट बना के क्वेश्चन करो। अगर आपको दिक्कत है तो इंफॉर्मेशन पहले लिख लो, तब आप स्टार्ट करो फिगर बनाना, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके सही होने चाहिए किसी भी हालत में, ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत करके आओगे या टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विभिन्न मार्गों ए बी ए सी सी डी डी ई बी एफ ई जी और एफ जी से जुड़े किसी शहर में 7 स्थान ए बी सी डी ई एफ और जी हैं। आपसे कहा गया है ए बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। तो मैं एक डायरेक्शन चार्ट बना ले रहा हूं। आपसे कहा गया है कि भाई ए जो है वो बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। हमने डिस्कस किया था हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलो, तो बी मैं यहां ले लेता हूं कि बी यहां है, ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, तो ए नीचे होगा दक्षिण। तो ये स्टेटमेंट हमने कर लिया। आगे कहा गया है ए सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। अच्छा, ए जो है वो सी से 10 किलोमीटर पश्चिम, अगर सी जो है वो ए जो है सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, तो हम कह सकते हैं सी जो है वो ए से 10 किलोमीटर पूरब में होगा। तो सी आपका इस तरफ पूरब में, और ए और सी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमने कर लिया। फर्दर कहा गया है डी ई से 5 किलोमीटर पूरब में है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए डी ई से 5 किलोमीटर पूरब में है, ये वाली इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं जो पॉइंट, अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हमारे लिए आसान होगा। हमने स्टार्ट किया बी और ए से, हमें सी मिल गया, हमें कहीं डी और ई में से नहीं मिला है, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे कहा गया सी डी से 6 किलोमीटर उत्तर में है। तो सी जो है वो डी से 6 किलोमीटर उत्तर में है, तो अगर सी किसी के उत्तर में है तो वो दक्षिण में होगा। इसका मतलब डी जो है वो आपका नीचे होगा। अगेन ये 6 किलोमीटर। अब आप देखो डी मिल गया, तो हम ये कह सकते हैं डी ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है। तो डी जो है ई 5 किलोमीटर पूर्व में है, सो ई जो है वो पश्चिम में होगा। ये ई हो गया, ये 5 किलोमीटर। आपसे ये कहा गया है फर्दर कि एफ बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है। तो बी यहां है, अगर एफ 9 किलोमीटर पश्चिम में है तो एफ यहां होगा, ये 9 किलोमीटर। फर्दर कहा गया है एफ जी से 12 किलोमीटर उत्तर में है। सो एफ उत्तर में है किसी के, तो वो दक्षिण में होगा। अब एफ जी के उत्तर में है तो जी दक्षिण में होगा, आपका जी यहां हो गया, और ये 12 किलोमीटर। आपसे कहा गया है कोई व्यक्ति इन मार्गों से चलकर डी से एफ तक पहुंचता है। तो डी से एफ पर जाना है, उस व्यक्ति ने कितनी दूरी चली। तो डी से अगर एफ पर जा रहा है तो पहले ये 6 किलोमीटर, भाई डी से सी जाएगा, फिर सी से ए गया तो ये 10 किलोमीटर, फिर ए से बी गया तो फिर 6 किलोमीटर, और फिर बी से एफ गया तो फिर 9 किलोमीटर। सो 6 और 10 16, 6 22 और 9 31 किलोमीटर। 31 आपका आंसर दे रखा है। इसका एक तरीका और भी था यहां पर कि अगर आप देखो जो मार्ग दे रखे हैं, ए बी ऑलरेडी हमने हमारे कनेक्टेड हैं, ए सी ऑलरेडी कनेक्टेड है, सी डी ऑलरेडी कनेक्टेड है, डी ई भी कनेक्टेड है, बी एफ भी कनेक्टेड है, ई जी भी कनेक्ट नहीं है यहां पर, लेकिन उसने कहा मार्ग है, यानी कि ये भी एक दूरी है। अब ये ध्यान रहे ये टोटल 10 था, ये 5 है, तो यहां से यहां वाला हिस्सा 5 हो जाएगा, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। तो अगर किसी को डी से एफ जाना है तो ये भी एक तरीका है, तो वहां से भी 5 5 10 और 9 19 और 12 31, फिर से आपको 31 ही मिलेगा। एक तरीका ये भी हो सकता था। यहां पर एक क्वेश्चन आपका और पूछा जा सकता था कि कौन से 3 शहर जो हैं, 3 स्थान जो हैं वो एक ही लाइन में है।
तो आप देखो ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये टोटल 12 है। तो जी, ई और डी ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, एक ही सीधी रेखा में होंगे। आई होप क्लियर है इतना। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। फिर से जिसको क्यूब आता है उसके लिए बड़ा आसान था, जिसको नहीं आता है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर हुई होगी। आपसे कहा गया है कि किसी विशेष कोड में 64 को 343 के रूप में लिखा जा सकता है। इन अ सर्टेन कोड 64 इज रिटन एज 343 and 216 is written as 729. Then how is 512 written in that code? तो आपसे कहा गया भाई 64 को 343 लिखा जा रहा है, 216 को 729 लिखा जा रहा है, उसी कोड में 512 को क्या लिखा जाएगा। अब अगर हमें पता है कि भाई 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 343 जो है वो 7 का क्यूब है, 216 जो है वो आपका 6 का क्यूब है, और 729 जो है वो 9 का क्यूब है। तो यहां पर आपका एक पैटर्न जो है वो हम ये कह सकते हैं कि भाई जिसका कोड लिखा जा रहा है वो जिस नंबर का क्यूब है, कोड को 3 बढ़ा के क्यूब लिख दो। तो अगर ये 4 का क्यूब था, मुझे इसका कोड लिखना है तो 3 बढ़ा के उसका क्यूब लिख दूं। तो 4 में 3 बढ़ाऊंगा 7 हो गया, 7 का क्यूब 343। ऐसे ही 6 है, अब 6 का क्यूब था 216। अब अगर इसका कोड लिखना है तो 6 को 3 बढ़ा दें यानी कि 9 हो गया, और 9 का क्यूब लिख दें तो 729 कोड हो गया। अब यहां अगर देखते हैं तो 512 आपका 8 का क्यूब है। अब अगर उसी भाषा में या उसी पैटर्न का यूज किया जा रहा है तो 8 को 3 बढ़ा दें, 8 को अगर 3 बढ़ा देंगे तो ये 11 हो गया। इसका मतलब जो कोड लिखा जाएगा वो 11 का क्यूब होगा। अब 11 का क्यूब अगर आपको पता है तो आपके लिए चीजें आसान है। 1331। बार बार मैं क्लास में कम से कम अल्टरनेट हर दूसरी क्लास में हमेशा इस चीज को मेंशन किया हूं कि क्यूब और स्क्वायर कम से कम 20 तक आपको आने ही चाहिए। आई होप ये क्लियर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब फिर से डाटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन ये था। आपसे कहा गया है कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन है, 1 और 2। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। आपसे कहा गया मान लीजिए पी क्यू आर एस भिन्न शून्येतर अंक हैं, मीन्स 0 के अलावा और कोई भी डिजिट है, इसका मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फर्दर उसने कहा है कि पी पी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आर आर एस एस। मतलब P की वैल्यू को लेके 2 डिजिट की संख्या बनाई जा रही है, फिर P और Q को लेके 2 डिजिट की संख्या बनाई जा रही है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो मुझे एक 4 डिजिट की संख्या मिल रही है। ये मेरे पास में 4 अंकों की संख्या आ रही है, ये ध्यान रखना है, जिसमें 2 ही अंक यूज हुए हैं R और S, तो दोनों डबल। आगे फर्दर कहा गया है उसने कि भाई जो P है उसकी वैल्यू 3 के बराबर या 3 से छोटी है, और Q जो है वो 4 से छोटी या 4 के बराबर है। तो P की वैल्यू हम 1 2 3 तक ले सकते हैं, Q की वैल्यू 1 2 3 4 तक ले सकते हैं। अब अगर इतनी कंडीशन दे रखी है तो मैं अगर यहीं से यूज करूं, यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करूं उसको। अब अगर आप देखो P बराबर जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर 3 ले लूं तो Q बराबर मैं 4 ले सकता हूं। अगर P बराबर 3 ले रहा हूं और Q बराबर 4 ले रहा हूं तो ये जो PP इंटू पी क्यू ये मेरा बन जाएगा भाई 33 इंटू 34 बराबर ये आना चाहिए RRSS, 4 डिजिट की संख्या। फिर से P बराबर 3 और Q बराबर अगर 3 ले लूं, ठीक है, भिन्न है, अलग है, तो Q बराबर 3 नहीं होगा, Q बराबर 2 होगा।
क्योंकि P और Q अलग अलग है, P Q R S सब अलग अलग हैं। सो ये 33 इंटू 32, तो जो कुछ भी वैल्यू होगी P इज इक्वल टू 3 और Q इज इक्वल टू 1 ले लूं, तो ये आपका 33 इंटू 31। अब अगर यहां से मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूं तो आप देखो 33 इंटू 34, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये मुझे मिलेगी 1122। 33 इंटू 32 ये मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक मिलेगी 1056, और 33 इंटू 31 ये 1023 मिलेगी। यही तीन वैल्यू हैं जो P और Q की दे रखी हैं, जो हमारे पास में लिमिट है, जहां पर मुझे 4 डिजिट की संख्याएं मिलेंगी। P की वैल्यू जैसे ही मैं 2 रखूंगा, अब P की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो Q की वैल्यू मैं 4 ले सकता हूं, बड़ी से बड़ी। तो आप देखो P की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 22 गुणे 24 हो जाएगा। ये जो कुछ भी मिलेगा मुझे 3 डिजिट की संख्या मिलेगी, 4 की मिलेगी ही नहीं। तो मुझे 4 डिजिट की जो संख्या है वो इन्हीं 3 वैल्यू पे मिलेगा। अब अगर इन 3 वैल्यू को मैं देखता हूं तो मेरे पास ये है कि यार जो 4 डिजिट की संख्या है उसमें 2 ही डिजिट यूज होनी चाहिए, 2 ही अंक यूज होना चाहिए, और 2 ही अंक अगर यूज हो रहा है तो यही तो है 1122। और पहली चीज 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। दूसरी चीज 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो अलग अलग होना चाहिए। तो ये 2 तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, किसी भी तरीके से आप उसको 2-3 तरीके से डिस्कार्ड हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। तो एक ही वैल्यू मिलेगी 1122 जब P 3 होगा और Q 4 होगा। अब आपके पास दे रखा है कि कथन 1 R बराबर 1 है, कथन 2 S बराबर 2 है। ये तो ठीक है, बट इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। Q किसके बराबर है इसको बताने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। आपसे पूछा गया है कि भाई जो है कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले का उपयोग करके दिया जा सकता है, जरूरत ही नहीं है। बी कह रहा है दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग करके, तो जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है। यूपीएससी ने पहली बार ये वाला ऑप्शन ऐड किया है, इसीलिए कुछ लोगों को समस्या हुई। इससे पहले डाटा सफिशिएंसी तो पिछले 5 साल से पूछ रहा है, बट ये ऑप्शन कि इन दोनों में से किसी कथन का यूज किए बिना आंसर दिया जा सकता है, ये पहली बार यूज किया गया है, पहली बार यूपीएससी ने डाला है। इसलिए कुछ लोगों को समस्या हुई केवल ऑप्शन को लेके, क्योंकि उन्होंने इस पे फोकस ही नहीं किया। उनका फोकस रहा कि R1, अगर R1 या S2 अगर आप ले लोगे तो 1122 तो सीधा बन रहा है, तो वो आसान हो गया उन लोगों के लिए, तो उन्होंने लगा दिया दोनों का यूज करके दिया जा सकता है। तो अब यही है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं था बट ट्रिकी था लैंग्वेज के लिए। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज इंग्लिश ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगेन डाटा सफिशिएंसी बट फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ Q इज रिलेटेड टू P। Q जो है वो P से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें जो बताना है द रिलेशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P। हमने बार बार इस चीज को डिस्कस किया था कि भाई जब कभी भी किसी का रिलेशन आपको बताना है तो आपको उस पर्सन का जेंडर जरूरी है जिसके बारे में बताना है। द फर्स्ट थिंग हियर वी नीड द जेंडर ऑफ Q because we have to tell the relation of Q with respect to P. P का may be not that much mandatory, but the gender of Q is necessary to give the information about or to give the relation of Q with respect to P. अब अगर पहला स्टेटमेंट यहां देखें कि P की 2 बहनें हैं R और S, भाई Q के बारे में बताना है, पहले स्टेटमेंट में Q का तो कहीं से मेंशन है ही नहीं, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं यार पहले का यूज करके आंसर नहीं दिया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट, अब दूसरे को अकेले ले रहे हैं, R का पिता Q का भाई है, सो फादर ऑफ R समवन, R का पिता है तो मेल होगा, ब्रदर ऑफ Q, सो R का पिता Q का भाई है। अब यहां से अगेन जो है हमें यह नहीं पता चल पा रहा है, पहली चीज P कहां है नहीं पता, यहां पर
अगर पी से रिलेशन बताना है तो पी तो आना चाहिए, तो दूसरे का अकेले यूज करके भी नहीं दिया जा सकता। अब दोनों को अगर कंबाइंड करें तो ये दूसरा स्टेटमेंट था, इसी में मैं पहला ऐड कर दूं कि पी की दो बहनें हैं आर और एस। सो आर जो है वो पी की बहन है, ठीक है। अब अगर आर पी की बहन है तो यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर ये पर्सन जो है वो आर का पिता है तो ये पर्सन पी का भी पिता होगा। हमें बताना क्यू के बारे में है, फिर से वही प्रॉब्लम है कि क्यू का जेंडर नहीं पता। तो जब तक जेंडर नहीं पता होगा तब तक किसी के बारे में स्पेसिफिक रिलेशन हम बता ही नहीं सकते हैं। तो दोनों कथनों को, दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम एक साथ भी इंक्लूड कर रहे हैं, then still we don't know the gender of Q. That's why we cannot give the answer even by using both the statements together. अगर दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं तब भी हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि एन प्लस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग कर भी नहीं दिया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश है सेम क्वेश्चन का। अगेन ब्लड रिलेशन, आपसे कहा गया है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। P जो है Q एंड R, सो P जो है वो Q और R का भाई है। सो P जो है ब्रदर है Q का भी और R का भी। दोनों ही रिलेशन से, प्लस रिप्रेजेंट्स मेल, दोनों ही रिलेशन से मुझे P का ही जेंडर पता चल रहा है कि P Q और R का भाई है। अगर कोई भाई है, इफ समवन इज ब्रदर, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मेल। बट अगर वो किसी का भाई है, द ब्रदर ऑफ समवन, सो दिस पर्सन Q और हियर दिस पर्सन R, दे कैन बी मेल और दे कैन बी फीमेल। तो Q और R के जेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। नाउ द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज S इज R's मदर। S जो है वो R की मां है। अब S अगर R की मां है, सो S मदर ऑफ R, अगर कोई मदर है तो फीमेल होगी। अब ये चीज यहां से क्लियर है कि यार तीनों ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ये आपस में भाई बहन या भाई भाई या बहनें तो नहीं हो सकती क्योंकि P ऑलरेडी मेल है, तो आपस में सिबलिंग्स हैं, भाई बहन या भाई भाई, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द R एंड Q। तो अगर S R की मां है तो S इन दोनों को भी मां होगी। ये वाला स्टेटमेंट हो गया। अगला है T इज P's फादर। T जो है वो P का पिता है, सो T जो है वो फादर ऑफ P। अच्छा, T अगर पिता है तो स्वाभाविक सी चीज है कि भाई R और Q का ये भाई है, तो R और Q या तो P के भाई हैं या तो P के बहन हैं। तो अगर कोई P का पिता है तो इन दोनों का भी पिता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि T जो है वो इन तीनों का पिता है और S जो है वो तीनों की मां है। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये मैरिड हैं। आगे दे रखा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। इनमें से कितने कथन जो है वो निश्चित रूप से सही हैं। पहला है S एंड T आर अ कपल। S और T जो है वो दंपति हैं, मैरिड हैं वो, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, Q इज T सन। Q जो है वो T का पुत्र है। यार Q का जेंडर नहीं पता, अभी हम बात कर रहे थे, किसी के बारे में अगर बताना है तो उसका जेंडर मस्ट है। तो हियर वी डोंट नो द जेंडर ऑफ Q, सो Q कैन बी सन, Q कैन बी डॉटर ऑल्सो, सो डेफिनेटली ट्रू नहीं है। T इज Q's फादर, ये डेफिनेटली ट्रू है कि T इन तीनों का पिता है। फोर्थ, S इज P's मदर, अगेन ऑल्सो ट्रू। S जो है वो P की मां है, इन तीनों की मां है। फिफ्थ, R इज T's डॉटर, अगेन सेम प्रॉब्लम, R का जेंडर नहीं पता, बेटा या बेटी में से कोई है, डॉटर और सन में से कोई है, पर जेंडर नहीं पता, तो हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते हैं कि डॉटर है। P इज SS सन, ये ट्रू है क्योंकि P का जेंडर पता है, क्योंकि P भाई है, सो P मस्ट बी मेल, और अगर कोई उसकी मदर है देन P मस्ट बी सन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो
1 2 3 4, सो देयर आर 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4, किसी का पेपर है उसने 3 लगाया है, ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कोडिंग डिकोडिंग। इस बार 3-4 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से थे, आसान क्वेश्चन थे। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। आपसे ये कहा है कि 9 को 210 लिखा जा सकता है। फिर यह कहा गया है कि नॉट को 4200 लिखा जा सकता है। फिर नोट को 21,000 लिखा जा सकता है। आपसे कहा गया है नोट्स को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, हमने बात की थी कि यार जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है। नो है, एन और ओ है। एन का जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, एन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 14 है और ओ का 15 है। अगर 14 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर दो, सो आपका 14 और 15 का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो आपका 210 है। आगे बढ़ते हैं तो ये 14 हो गया, ओ का ऑर्डर 15 है, टी का ऑर्डर 20 है। ऑर्डर का मतलब कि ए से लेके जेड तक अगर हम अल्फाबेट्स को लिख रहे हैं और उनको नंबर लिख दें कि A1, B2, C3, तो कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और फिर से अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 14 और 15 का मल्टीप्लीकेशन 210 ऑलरेडी था, यहां 20 और बढ़ रहा है, तो 210 में अगर हम 20 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 4200 हो जाएगा। यहां ई बढ़ा, अगला लेटर, तो 14 इंटू 15, ये 20 है, ई का ऑर्डर 5 है। सो 14, 15, 20 का मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी 4200 था, ये 5 और बढ़ता है, अगर यहां से 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 21,000 हो गया। नोट्स, सो ये 14, 15, 20, 15 और 19। फिर से प्रोडक्ट, गुणनफल इनका, तो 14, 15, 20, 5 का गुणनफल ऑलरेडी 21,000 था। यहां से अगर 19 से और गुणा कर दें इसको, क्योंकि 19s और आ गया एक्स्ट्रा, सो 19 से अगर हम गुणा कर दें तो 19 0 0 0, 19 1 जा 19 1, एक कैरी आएगा, 19 2 जा 38, 19 दूनी 38 और एक 39। सो 39,900 और 39,900 जो है आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का, डायरेक्ट कोडिंग। उसने कहा फ्रांस को फ्रांस को 6 5 4 3 2 1 लिखा जा रहा है, और जर्मनी को जर्मनी को 9 1 5 8 4 3 7। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, जहां वो हमाम वगैरह को पूछ रहा था, हमाम का कोड लिखना था। यहां पर डायरेक्ट कोडिंग होती है, जिस लेटर के सामने जो आपका नंबर है वो उसका कोड हो जाता है। आपको वेरीफाई करना है तो जो दोनों में कॉमन लेटर्स हैं, जैसे यहां पर आपका ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो A4 यहां भी है, A4 यहां भी है, N यहां भी है 3, N यहां भी है 3, E यहां भी 1 है, E यहां भी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। R5 यहां भी है, R5 यहां भी है। हमें जो लिखना है वो कोड लिखना है यमन का। यमन का कोड लिखना है। अब आप देखो, Y जो है, Y आपका जर्मनी में है, Y का कोड 7 है, तो ये 7 हो गया। E जो है वो 1 है, वो यहां से भी ले सकते हो, आप यहां से भी ले सकते हो। सो E का कोड 1 यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। M जो है वो जर्मनी में है, M का कोड 8 है।
n बचता है, n जो है वो आपका दोनों में है, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, सो n का कोड 3 है। तो यमन का कोड हो गया 71813, 71813, दैट इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन, बार बार इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है। अगर आप सीट देखोगे, टेस्ट देखोगे, दोनों जगह सीट में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। आपसे कहा गया है x की वैल्यू। अब आप देखो यहां पर गैप, ये आपका 2 का गैप है, 1 2 3, ये 3 का गैप, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18। यहां पर समस्या हुई, सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपके सीट में, अगर आप देखोगे तो अगर आपको समस्या होगी तो 2 3 5 7, बहुत सारे लोगों ने, जैसे इसने जिसका भी पेपर है उसने स्टार्टिंग में 27 लगाया था, बट उसने सुधार दिया कि लोगों ने 9 किया, 18 18 9 27। अगर यही क्रम चालू रहा तो आगे 11 होना चाहिए, 38 होना चाहिए, 38 नहीं है, 42 है। तो अगर कहीं बीच में है तो आगे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जिसने भी 27 पहले लगाया था वो 2 का गैप लेके चल रहा है, लेकिन ये जो 2 और 3 यहां 1 का गैप है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो ये जो गैप है ये आपका सिंपल सा है कि गैप जो है वो आपका प्राइम नंबर की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। ठीक है, सो 2 3 5 7, 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 11 है, और जब 18 में 11 ऐड होगा तो ये आपका 29 29 आएगा, और 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 है, 29 में आपका जब 13 ऐड होगा, सो 29 प्लस 13 दैट इज 42, आपका वेरीफाई भी हो गया। सो 29 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर में प्राइम नंबर का गैप आया था। अब यूपीएससी को क्या प्रेम है प्राइम नंबर से मुझे नहीं पता, बट एक 132 129 ऐसा करके क्वेश्चन आया था जिसका आंसर जो है वो 76 आता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये डिजिट वाला क्वेश्चन है कि भाई आपके पास में अगर कॉन्टिन्यूअस नंबर्स लिख दिए जाए 1 से लेके, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कॉन्टिन्यूअस लिखते चले जाएं, तो अगर मैं कहूं भाई चौथा डिजिट कौन सा होगा, तो आप ये कहोगे यार चौथा डिजिट 4 है। लेकिन मैं आपसे कहूं 10वां डिजिट कौन सा होगा, तो आप सिंपल सा कहोगे यार पहले 9 जो हैं वो तो पहली 9 संख्याएं हैं सिंगल डिजिट वाली, तो 10वां जो होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 11वां जो होगा, तो 11वीं डिजिट जो है वो 10वें नंबर में 10 में आएगा, और 11वें डिजिट की वैल्यू 0। तो यहां हमसे पूछा गया है कि 489वां अंक कौन सा होगा, 489th डिजिट, अगर 1 से लेके कॉन्टिन्यूअस नंबर्स लिखे जाए तो यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास में सिंगल डिजिट या यूनिट डिजिट वाले जो नंबर हैं वो 1 से लेके 9 है, तो 9 डिजिट। फिर मैं कहूं डबल डिजिट, 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं, डबल डिजिट 2 अंक वाले जो नंबर हैं, ये 1 से लेके 9 तक। आप कहोगे भाई यहां पर 10 से लेके और 99। अब 10 से लेके 99 का मतलब यह है कि टोटल यहां 90 नंबर्स हैं, 90 नंबर्स हैं। अब 90 नंबर्स हैं 2 डिजिट के, तो डिजिट्स की संख्या जो है वो 90 गुणे 2 यानी कि 180 डिजिट हो जाएगी। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट के संख्याओं को मिलाकर जो टोटल डिजिट्स बन रही हैं वो हमारे पास में 189 डिजिट बन रही हैं। इसका मतलब 189 डिजिट के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम 3 अंकों की संख्याओं में चले जाएंगे। जैसे यहां पर मैंने बात की, मैंने कहा 9 से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप 2 अंकों की संख्याओं में चले जाओगे। ऐसे ही जब 189 से आगे बढ़ोगे तो 3 अंकों की संख्याओं में चले जाओगे। मुझे चाहिए 489वां अंक, तो मैं ये कहूं कि यार 189 तक तो सिंगल और डबल डिजिट वाले हो गए, बचा कितना, तो 489 माइनस 189, यानी कि मुझे 3 डिजिट के नंबर जहां से भी स्टार्ट होते हैं उसमें 300वां अंक चाहिए। अब 3 डिजिट के नंबर जो हैं वो आपके 100 से स्टार्ट होते हैं। अब 300 अंक हैं, ये 3 3 डिजिट वाले हैं,
तो मैं कहूँ यहाँ पर कितने नंबर्स हो जाएंगे, तो आप कहोगे भाई 300 डिजिट हैं 3 नंबर के, तो 300 डिवाइडेड बाई 3 100 संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर 100 से गिनना स्टार्ट करें, 100 पहली 3 डिजिट की संख्या है, ध्यान रहे, तो जो 100वीं संख्या होगी 3 डिजिट की वो आपकी 199 होगी, ये ध्यान रखना है। 100 प्लस 100 करके 200 नहीं लिख देना, देखो इसने 0 लगाया है, यही गड़बड़ किया है जिसका भी है, वो 100 प्लस 100 200 लिख दिया उसने, नहीं। 100 पहली संख्या है, तो अगर 100 पहली है तो आप सोचो 101 से लेके 199 तक 99 वो हो गया, 100 एक हो गया, तो यहां पर जो 100वीं संख्या मिलेगी वो 199 मिलेगी, और 100वीं संख्या जो है वही 300वां अंक देगी 3 डिजिट में। तो यहां पर जो 489वां अंक हमारा आएगा वो 9 आएगा, तो सही आंसर जो होगा वो आपका 9 होगा। आई होप इतना क्लियर है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगेन थोड़ा सा ये फैलेसी का क्वेश्चन है, जहां पर जो है वो फैलेसी मींस कोई झूठ बोल रहा है कोई सच बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली जो है पहले कैट वगैरह में या एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते थे। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम जो है वो लग रही है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली तो यूपीएससी की आंसर की आएगी, तो वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग वालों का या बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर जो है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है, बट चांसेस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर मोस्ट प्रोबेबली वही होना चाहिए। आपसे कहा गया एक मोबाइल फोन चोरी हो गया, PQR 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं, या जानते हुए कि उनमें से कोई एक ही व्यक्ति दोषी है उनसे पूछताछ की गई, उनके उत्तर निम्नलिखित हैं। सो अ मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन, देयर आर 3 सस्पेक्ट्स PQR, they were questioned knowing that only one of them is guilty, the responses is, तीनों से पूछा जा रहा है, उनमें से एक गिल्टी है एक दोषी है। पी से जब पूछा गया तो पी ने कहा मैंने नहीं चुराया, उसे क्यों ने चुराया, तो उसने सीधा सीधा कहा मैंने नहीं चुराया, क्यों ने चुरा लिया। आर क्यू जिसे जब पूछा गया तो उसने कहा आर ने नहीं चुराया मैंने नहीं चुराया, तो आर ने नहीं चुराया मैंने नहीं चुराया। आर जो है जिससे जब पूछा गया तो उसने कहा मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया है मैं नहीं जानता। अब यहां पर एक बड़ी बेसिक सी चीज ये है कि अगर ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई क्यों ने चुरा लिया, क्यों कह रहा है आर ने नहीं चुराया मैंने नहीं चुराया, तो आर ने नहीं चुराया मैंने नहीं चुराया, इसका मतलब चुराया किसने, पी ने। फिर आर मैंने नहीं चुराया किसने नहीं चुराया मैं नहीं जानता, तो इसके हिसाब से पी और क्यू में से कोई और हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज तो यहां क्लियर हो रही है कि भाई अगर इनके उत्तर को चला जाए तो पी और क्यू में से कोई ना कोई है, बट कौन है वो नहीं पता। तो इसलिए जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब ये है कि भाई क्या वेरी हो सकता है, तो वेरी ये हो सकता है कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में फैलेसी वाली चीजें होती हैं, तो फैलेसी का मतलब ये है कि इसमें एक चीज और ऐड होनी चाहिए कि इन तीनों में से जो चोर है वो झूठ बोल रहा है। अब चोर है वो झूठ बोल रहा है, तो यहां पर हम निगेट करके कि जो नहीं लगा है तो नहीं हटा देते हैं, अगर हाँ लगा है तो नहीं लगा देते हैं, ऐसे हम चेक करते हैं तीनों के लिए। तो जो झूठ बोल रहा है उसको निगेट करेंगे तो बाकी दोनों सच निकलेंगे, इस तरीके से निकलता है। बट क्योंकि यहां पर यह मेंशन नहीं है कि जो चोर है वो झूठ बोल रहा है, तो शायद यूपीएससी ने इस तरीके से भी किया हो कि लोग ये एज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि चोर झूठ बोल रहा है और फिर जो है वो आंसर निकालेंगे। अगर फिर वैसा करके निकालेंगे तो पी आंसर आएगा, बट क्योंकि नहीं दिया है तो हम उसको कंसीडर अपनी तरफ से नहीं करेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है अगर इसके आधार पे चला जाएगा तो डी आंसर आएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था, पजल टाइप का क्वेश्चन था। कहा गया है कि 3 टीमों PQR ने किसी टूर्नामेंट में भाग लिया जिसमें ये टीमें ठीक एक बार एक दूसरे से खेलती हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि P जो है वो Q से एक बार खेलेगा, P जो है वो R से एक बार खेलेगा और Q और R एक बार खेलेंगे। तो टोटल 3 मैच होने हैं, दो मैच एक दूसरे से खेलेंगे, तो PQ, PR और QR।
तो P 2 मैच खेलेगा, एक Q से एक R से, Q 2 मैच खेलेगा, एक R से एक P से, R 2 मैच खेलेगा, एक P और एक Q से। फर्दर कहा गया है कि किसी टीम को एक जीत के लिए 2 अंक और एक ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलता है। सो अ विन फेचेज अ टीम 2 पॉइंट्स एंड अ ड्रॉ 1 पॉइंट। अगर कोई टीम जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर कोई हारती है तो ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट मिलता है। हार पर टीम को कोई अंक नहीं मिलता। फिर कहा गया टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम ने ठीक ठीक 1 गोल किया। अब यह चीज जरूरी है कि सभी टीमों ने केवल 1-1 गोल किया है। फर्दर कहा गया टीम P को 3 अंक मिलते हैं। सो P को 3 पॉइंट मिलते हैं। अब अगर किसी भी टीम को 3 पॉइंट मिलते हैं और उसने 2 मैच खेले हैं तो स्वाभाविक सी चीज है कि इस एक विन होगा और एक ड्रॉ होगा। फर्दर कहा गया है कि Q को 2 अंक मिलते हैं। तो Q को 2 पॉइंट मिलते हैं। 2 तरीके से हो सकता है, एक तो कि भाई एक विन हो और एक लॉस हो, और या फिर दोनों ड्रॉ हो। 2 तरीके से, एक विन और एक लॉस। भाई 2 पॉइंट मिल रहे हैं, विन पे मिल गए, हारी तो नहीं मिले, और 2 ड्रॉ, दोनों से 1-1 पॉइंट मिले। R के लिए कहा गया है R को भी 1 अंक मिल रहे हैं। तो R 1 अंक अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब एक लॉस हुई उसकी और एक ड्रॉ हुआ। अब जो निश्चित है, अगर यहां आप देखो कि यार इसका एक विन और एक ड्रॉ है, इसका एक लॉस और एक ड्रॉ है, तो 2 मैच तो ड्रॉ होंगे ही होंगे। अब अगर ये दोनों आपस में ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में ड्रॉ हो जाते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये एक विन और एक लॉस आ जाएगा। तो अब बात यह है कि भाई ये ड्रॉ अगर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसका मतलब यह है सिंपल सा कि ये वाली कंडीशन एक विन एक लॉस की वो क्रिएट यहां पर नहीं होगी। ठीक, अब फर्दर यह है कि एक विन जो इसकी हो रही है, P जो जीत रहा है, तो लॉस तो केवल R की हो रही है ना। तो जब P और R का मैच हुआ तो P जो है वो जीत गया और R जो है वो हार गया। P और R वाले में जो आपका P और Q का मैच हुआ, अब P और Q का मैच हुआ, P का एक मैच और होना है, तो ये ड्रॉ हो गया P और Q का। अब आप देखो, 2 पॉइंट P को यहां से मिल गए, 1 पॉइंट यहां से मिल गए, 3 मिल गए। Q R का मैच हुआ, ये भी आपका जो है वो ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ हुआ तो Q को 1 पॉइंट यहां से मिले, 1 पॉइंट यहां से मिले, तो Q के 2 पॉइंट हो गए, R को लास्ट वाले मैच से 1 पॉइंट। तो ये सिचुएशन बन गई। फर्दर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। P और Q के बीच मैच का परिणाम 0-0। सबने 1-1 गोल किया है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब सबने अगर 1-1 गोल किया है तो P जहां जीता है वहां तो इसने 1 गोल किया होगा, तभी तो जीता है। तो इसका जो 1 गोल है वो जीत में आ चुका है। इसका मतलब दूसरे मैच में इसने कोई गोल नहीं किया, तो दूसरा मैच जो P का है वो ड्रॉ था। तो यहां पर अगर इसका 0 है तो Q ने भी तो 0 ही गोल किया होगा, तभी तो ड्रॉ हुआ। अगर P का कम होगा, Q का ज्यादा होगा तो Q जीत जाएगा। अब जो तीसरा मैच बचा, क्योंकि सबने 1-1 गोल किया है, तो Q और R के बीच का मैच भी ड्रॉ है, तो Q ने भी 1 गोल यहां पर किया और R ने भी 1 गोल किया, तो दोनों 1-1 गोल करके ड्रॉ हो गए। तो आप देखो, P का जो 1 गोल आया वो विन में आया, Q और R का जो 1 गोल आया वो दोनों ने जब मैच आपस में खेला तो 1-1 करके ड्रॉ हो गया। P और Q का जो मैच है वो ड्रॉ तो हुआ बट 0-0 पे। अब अगर स्टेटमेंट को देखा जाए, कथन को देखा जाए, P और Q के बीच का मैच का परिणाम 0-0 की बराबरी पे हुआ, तो P और Q के मैच का परिणाम 0-0 की बराबरी पे हुआ, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है, R द्वारा Q के विरुद्ध किए गए गोलों की संख्या 1 है। सो R और Q के बीच का मैच जो था, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय R अगेंस्ट Q इज 1, सो दैट इज राइट। ये सही है, R जो है वो Q के अगेंस्ट 1 गोल करता है, Q जो है वो R के अगेंस्ट 1 गोल करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है,
जिसका भी पेपर था उसने गलत लगाया है, सो बोथ 1 एंड 2। तो ये आपका रीजनिंग के सेगमेंट के क्वेश्चंस थे। आई होप आपने मैच कर लिया होगा, मैथ्स के क्वेश्चंस में भी आपने मैच कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन का कर लीजिए, और देन मेंस की तैयारी के लिए आप आगे लग जाइए। आप एक बार एनालिसिस खुद से भी करिए कि यार जो तैयारी की थी, जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे, वहां से कहां से चीजें वेरी कर रही हैं, कौन से क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए थे और कौन से नहीं बने और क्यों नहीं बने। क्योंकि अगर आज आप आत्ममंथन कर लेते हो, एक इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हो, तो वो चीजें आपके आगे के लिए जो है वो बड़ी आसान हो जाएंगी, एक सहूलियत बनाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।